सभी प्यारे प्रशिक्षकों को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलेड अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र साइंस अर्थात विज्ञान के बारे में बात करेंगे। और विज्ञान का ये पवन सीरीज चल रहा है, क्योंकि इसके पहले हम राजन सीरीज करा चुके हैं। लगभग लगभग आपके कुछ सब्जेक्ट बचे हैं जो राजन सीरीज के, अदरवाइज काफी सीरीज वहाँ पे राजन के स्टार्ट भी हो गए हैं, कुछ खत्म भी हो गए हैं। तो जैसे ये आपका साइंस है, जो सब्जेक्ट खत्म हो गया है उसका पवन स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये साइंस का आज ये पहला क्लास पवन का है, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, 2023 में कौन प्रश्न पूछे गए हैं, 2022 में कौन प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। 2019 में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और इससे कुछ अलग प्रश्न। देखिए, जो प्रश्न पूछा गया है वो राजन हो चाहे पवन हो या कोई अन्य सीरीज हो, सारे प्रश्न कॉमन रहते हैं। लेकिन जो प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं वो प्रत्येक सीरीज में अलग 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 रहता है। यानी काफी प्रश्न ऐसे होते हैं जो पवन और राजन में अलग रहेंगे। हो सकता है वो राजन ने दिया हो, पवन ने दिया हो। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, इसलिए हम इसको एक बार पढ़ लेंगे तो चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, कुछ नई हमको प्रश्न मिल जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला। और तब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। ठीक है। और वीडियो देखने के बाद प्लीज लाइक कर दिया करिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि ऊर्ध्वपातज जो है पदार्थ नहीं है। नौशादर, नमक, आयोडीन, कपूर। देखिए, ऊर्ध्वपातज का मतलब होता है कि जो चीजें जिस चीजों को हम गर्म करें वो विदाउट द्रव में बदले ही सीधा गैस में बदल जाए, वो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो उसमें आपका नवसादर भी होता है। नवसादर को आप गर्म करेंगे तो बिना ये द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाएगा। आयोडीन भी आपका है। आयोडीन को जब आप हीट करेंगे तो बिना ये द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाएगा। और कपूर भी आपका है कि इसको जब आप गर्म करते हैं, यानी इसको जब जलाते हैं तो ये पिघलता नहीं है, सीधा गैस बन के उड़ जाता है। नमक ही है जो ऊर्ध्वपातज नहीं है। नमक क्या है? ऊर्ध्वपातज नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा ही होगा? ब सही होगा। अगला प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा कौन सा है? नेपथीज, ये भी एक कीटभक्षी पौधा है। सैंड्यू, ये भी कीटभक्षी पौधा है। वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी आपका कीटभक्षी पौधा है। इसके बारे में राजन श्री जब पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ अच्छी तरीके से चर्चा किया गया है। ठीक है। तो नेपथीज, सन्यू और संड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये सब हमारे क्या है? कीटभक्षी पौधे हैं। उपयुक्त में से सभी सही है। अगला, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि कौन सी है? वाष्पन विधि, छानना, निथारना, इनमें से कोई नहीं। यही नमक के विलयन में अगर नमक को अलग करना होता है तो कैसे अलग करेंगे? उसको हम वाष्पन विधि से ही अलग कर सकते हैं। किससे? वाष्पन। छान तो सकते नहीं है। छान हम कैसे सकते हैं? अगर बालू और पानी के कण हो तो हम छान करके अलग कर सकते हैं। निथारना, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। यानी नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की जो विधि होती है वो क्या होती है? वाष्पन होती है ना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, टन। तो जो द्रव्यमान का मानक स्टैंडर्ड मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो आपका केजी होता है। क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है। किलोग्राम होता है। सारे प्रश्न 2023 में पूछे गए हैं, देख लीजिए। और कितने आसान आसान प्रश्न हैं। बहुत बहुत ही आराम से आप कर लेंगे अगर अच्छी तरीके से थोड़ा सा पढ़ रहेंगे। सब आसान आसान प्रश्न है। सब 2023 में प्रश्न पूछा गया है। अगला कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाले ऑक्सीजन निकलती हैं जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, शर्करा से, पड़हरित से। तो देखिए, ये चीजें तब आपको क्लियर होंगी जब आपको इसका समीकरण पता रहेगा।
अगर समीकरण पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जल से, ऑक्सीजन जल से निकलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, या शर्करा से निकलती है, या परहरी से निकलती है। तो चलिए इसके देखिए, जो इसका समीकरण होता है वो क्या होता है। देखिए समीकरण इसका ये है, 6H2O, यानी जल की छह अणु, 6H2O प्लस 6 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 6CO2। जब इन सब का क्रिया होता है तो बनता क्या है, C6H12O6, और प्लस क्या, 6CO2, माफ करिएगा, 6O2 बनेगा। क्या बनेगा, 6O2, है ना। क्या बन जाता है, 6O2 बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, C6H12O6, 6O2, छह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के छह अणु। हाँ, ठीक है। तो यही चीज होता है जब हम पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और प्लस ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो ऑक्सीजन किससे मुक्त होता है, यही पूछ रहा है। हाँ, जल से मुक्त हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त हो रहा है, यानी CO2 से। तो देखिए अगर हम बैलेंस कराएं तो C6H12O6 है, कार्बन के छह अणु। तो कार्बन के छह अणु कहाँ है, ये है, ये कार्बन के छह अणु यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए आपको कार्बन के छह अणु यहाँ से दिख जाएंगे। यहाँ देखिए C6 है ना, ये वाला, ये C6, ओ सॉरी, ये C है, कार्बन के छह अणु। तो यहाँ कार्बन के छह अणु C6 हो गया, C6 हो गया। H12, 12 छह दूनी के 12, कितना हो गया, H12 हो गया। O6, O6 कितना है, O6 यहाँ से, यानी ये यहाँ से देख लीजिए, O6, ये O का कितने हैं, 12 अणु हैं, तो छह अणु यहाँ चला आया। अब बचा कितना, छह अणु यहाँ बचा है, छह अणु यहाँ बचा है, तो कितने अणु बचे हैं, 12, सॉरी 12 परमाणु बचे हैं। कितने, छह यहाँ, छह यहाँ तो हो गया, और छह यहाँ बचा है, छह यहाँ बैलेंस करना होता है, तो छह छह 12। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये कहाँ से निकल जाता है, हाइड्रोजन, यानी जल से आपको ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है, छह दूनी 12। तो ये आपका जल से मुक्त हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है किससे, जल से निकलती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कह रहा है कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। तो जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो पादप कोशिका में, जंत कोशिका में, पादप एवं जंत कोशिका दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका भित्ति आपके पादप कोशिका में पाई जाती है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। अगला यौगिक का उदाहरण है वायु, धुआं, चीनी, चीनी का विलयन। वायु मिश्रण है, धुआं मिश्रण है, जो चीनी है, यौगिक का जो उदाहरण है वो आपका चीनी है। कायिक प्रवर्धन संभव है किससे, जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, इन इन सभी के द्वारा। तो जो कायिक प्रवर्धन होता है, प्रश्न कर रहा है, कायिक प्रवर्धन संभव है किसके द्वारा। ठीक है, चलिए। कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो देखिए कायिक जो प्रवर्धन होता है वो जड़ द्वारा भी होना चाहिए, तना द्वारा और पत्ती द्वारा, इन सभी के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, कायिक प्रवर्धन। अगला, बल का मात्रक है न्यूटन, सेकंड, किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं, 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो जो बल का मात्रक F बराबर क्या होता है, F बराबर M×A, द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। लेकिन यहाँ पे ये इसका SI मात्रक पूछा है, तो SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ऑप्शन अ सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छाड़िए, कह रहा है संयुक्त पत्ती कौन सा है, आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती, इनमें से कोई नहीं। तो जो संयुक्त पत्ती है वो आपकी अमरूद की पत्ती है। ठीक है। अगला, घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण क्या है, सरल रेखीय गति है, दोलन गति है,
घूर्णन गति है, वृत्ति गति है। देखिए राजन सीरीज जब पढ़ाया गया था ना, तो ये जो आपकी संयुक्त पत्ती, सरल पत्ती, इन सब के बारे में वहाँ अच्छी तरीके से चित्र बना के समझाया गया है। तो इसलिए अगर आप एक बार राजन सीरीज को ले लेंगे, उसके बाद तब आप पवन सीरीज को पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पे समझा दी गई हैं। यहाँ फटाफट वो चीजें हो जाएंगी। घड़ी के पेंडुलम की गति का उदाहरण है सरल रेखी गति, दोलन गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति। तो जो उस घड़ी के पेंडुलम की जो गति का उदाहरण है वो आपकी कौन सी है? दोलन गति है। अगला अपुष्पी पौधा है सरसों का, कुमुदनी का, फर्न का, सूरजमुखी का। तो जो अपुष्पी पौधा है ना, वो किसका है? फर्न का है। जो तीव्रता का मूल मात्रक क्या है? जो तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला होता है। जो तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? कैंडेला। कैंडेला होता है। ठीक। अगला, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्नलिखित को अलग किया जाता है। कह रहा है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किसको अलग किया जाता है? नहीं, सब्लिमेशन विधि द्वारा किसको अलग किया जाता है? चीनी एवं जल के मिश्रण को, रेत एवं जल के मिश्रण को, लकड़ी का बुरादा एवं लोहे के चूर्ण को, नमक एवं कपूर के मिश्रण को। देखिए, ऊर्ध्वपातन द्वारा निम्नलिखित को अलग किया जाता है, वो नमक और कपूर के मिश्रण को है। अगर इसको जब हम हीट करेंगे, तो जो कपूर होता है ना, वो कपूर उड़ जाएगा। बिना द्रव में बदले कपूर उड़ जाएगा। तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा नमक एवं कपूर के मिश्रण को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है कौन? अदरक, शकरकंद, आलू, हल्दी। तने का रूपांतरण नहीं है। जो शकरकंद है, ये तने का रूपांतरण नहीं है। अगला, जंतुओं तथा पौधों दोनों में उभयनिष्ठ कौन से लक्षण पाए जाते हैं? यानी ऐसे कौन से लक्षण हैं जो जंतु और पौधे दोनों में कॉमन होते हैं? तो प्रजनन, प्रजनन आपका जंतु में भी होता है बिल्कुल। वृद्धि दोनों में होती है, पोषण दोनों में होता है। अर्थात उपरोक्त में से सभी, ये सब जितने गुण, तीनों गुण हैं, ये दोनों में कॉमन होता है। जंतुओं में भी प्रजनन होता है, पौधों में भी होता है। और जंतुओं और पौधों दोनों में वृद्धि होती है। जंतुओं और पौधे दोनों में न्यूट्रिशन होता है, अर्थात पोषण होता है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है जंतु होते हैं परपोषी, स्वपोषी, अ दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो जंतु होते हैं वो परपोषी, स्वपोषी, ये परपोषी होते हैं। एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है। और स्वपोषी वो होता है जो स्वयं अपना भोजन तैयार करता है, जैसे पौधे। तो ऑप्शन अ सही है। पौधे में प्रजनन होता है लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, कायिक प्रजनन, अनिषेचित जनन। तो पौधे में जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक प्रजनन होता है। अगला, कौन सा पौधा अधिक उपयोग के कारण संकटग्रस्त हो गया है? चावल, गेहूं, सर्पगंधा, मक्का। तो जो सर्पगंधा है ना, ये संकटग्रस्त हो गया है, ये खत्म हो रहा है। अगला, जीवधारियों की नामकरण की द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? कह रहा है द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? लिनियस, डोबिन, रॉबर्ट हुक, लुई पास्तेर। तो जो लिनियस जी है, ये द्विनाम पद्धति के जनक हैं, जनक थे। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है? सेम, मटर, चना, गेहूं। वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर सकता है, तो आपका वो कौन सा है? गेहूं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदल देते हैं? कवक है, या विशिष्ट प्रकार के जीवाणु हैं, या सभी प्रकार के शैवाल हैं, या विषाणु हैं। तो करा निम्नलिखित में से कौन से पौधे वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदल देते हैं? वायु की नाइट्रोजन को नाइट्रस में बदलने के लिए विशिष्ट प्रकार के जीवाणु हैं। कौन है? विशिष्ट प्रकार के जीवाणु। अगला, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है। अरे खाद्य श्रृंखला में फर्स्ट है कौन सा? शाकाहारी जंतु। कौन सा ऐसा जंतु है, या कौन सी जो है खाद्य श्रृंखला में पहले आते हैं, जो खाद्य तैयार करते हैं? तो शाकाहारी जंतु हुआ, हरे पौधे हो गए, कीटभक्षी पौधे हो गए, मांसाहारी जंतु हो गए। तो खाद्य श्रृंखला में प्रथम, जो खाद्य खाने की श्रृंखला में आते हैं, खाद्य श्रृंखला में प्रथम कौन आते हैं? हरे पौधे आते हैं। कौन से? हरे पौधे। ये खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले आते हैं। अगला, जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं समष्टि, जाति, जैव समुदाय,
जीव। तो जीवधारियों का समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है, उसे जाति कहते हैं। किसके द्वारा? वो जात कहते हैं उसे। अगला कह रहा है जीव द्रव्य होता है सामान्य द्रव्य, एक विलयन, एक कोलाइडल घोल, एक आयनिक घोल। तो जीव द्रव्य जो होता है ना, वो एक कोलाइडल घोल होता है। क्या होता है? एक कोलाइडल घोल होता है। अगला प्रश्न कह रहा है मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पर किए थे उसका नाम है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पे किए थे उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपका मटर है। मटर पे ही मेंडल ने प्रयोग किया था। इसमें ऑप्शन दिया है गुड़हल, गेंदा, गुलाब, मटर। मटर पे ही उन्होंने अपना प्रयोग, आनुवंशिकता का प्रयोग किया था मेंडल जी ने। अगला पादप कोशिका की पहचान है जीवद्रव्य कला, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। तो जो पादप कोशिका की जो पहचान होती है वो आपकी कोशिका भित्ति से होती है। किसकी होती है? कोशिका भित्ति से। अगला स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम है वान हेलमांट, लुई पोस्टर, लेमार्क, ओपेरिन। तो स्वतः जनन सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का जो नाम है वान हेलमांट, लुई पोस्टर, लेमार्क, ओपेरिन। ये वान हेलमांट जी हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है स्तंभ कंटक तने के रूपांतर हैं क्योंकि कंटक पर पर्व तथा स्पर्व संधियां होती हैं। ये तने पर लगे होते हैं। ये पौधों की रक्षा करते हैं। ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व एवं पर्व संधियां होती हैं। देखिए स्तंभ कंटक तने के रूपांतर हैं क्योंकि ये कक्षस्थ कलिका से विकसित होते हैं तथा इन पर पर्व एवं पर्व संधियां होती हैं। ऑप्शन 10 सही है। अगला अंगूर में प्रतान रूपांतर है। अंगूर में प्रतान रूपांतर है तने का, पत्ती का, अनुपत्र का, पुष्प अक्ष का। तो यह तने का है। अंगूर में प्रतान रूपांतर जो होता है वो तने का होता है। अगला गेहूं की जड़ में संवहन पुल किस प्रकार के होते हैं? एक घेरे में अरी तथा बाह्य आद्रारूप, एक घेरे में संयुक्त तथा अंत आद्रारूप। अगला मज्जा में अवस्थित फैले तथा बाह्य आदि द्रारूप। अगला है एक घेरे में अरी तथा अंतस्थ आदि दारू। तो ये जो होता है गेहूं की जड़ में संवहन जो पुल है, ये एक घेरे में अरी तथा बाह्य आदि द्रारू होते हैं। ठीक है। चलिए अगला तना प्रतान का उदाहरण क्या है? मटर, स्माइलैक्स, जंगली मटर, अंगूर। तो तना प्रतान का जो उदाहरण होता है वो आपका अंगूर होता है। अभी इसके ऊपर भी बताया गया है। अगला करें एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या होती है। तो एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या 4, 2, 8, 2 या 4। तो ये होती है 8 होती है। एक बीजपत्री जड़ों में संवहन बंडलों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अगला कह रहा है पेड़ किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं? आर्द्र जल, गुरुत्वीय जल, बंधित जल, कोशिकीय जल। तो ये जो पेड़ होते हैं, पेड़ कोशिकीय जल को अवशोषित करते हैं। किस प्रकार के जल को? कोशिका जल या कोशिकीय जल को अवशोषित करते हैं। अगला जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचाता है फ्लोरम द्वारा। फ्लोरम नहीं, फ्लोएम। क्या? फ्लोएम। फ्लोएम। फ्लोएम द्वारा, एधा द्वारा, जाइलम द्वारा, बल्कुट द्वारा। तो जड़ों द्वारा अवशोषित जल पत्तियों तक पहुंचाता है वो किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। मैंग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं? मैंग्रोव पौधों की जड़ें वातावरण से ऑक्सीजन किसकी सहायता से प्राप्त करती हैं? वोल्मेन उष्मा द्वारा, न्यूमेटोकोर द्वारा, वात रंध्र द्वारा, चुस्कांग द्वारा। तो ये आपका न्यूमेटोकोर द्वारा होता है। अगला प्रश्न करें सबसे अधिक जल अवशोषण की क्रिया होती है किसमें? जल के शीर्ष पर, मूल रोम प्रदेश में, पुरातन प्रदेश में, दीर्घी प्रदेश में। तो जो सबसे अधिक जल अवशोषण क्रिया होती है वो मूल रोम प्रदेश में होती है। अगला अगला कह रहा है मूसला जड़ पाई जाती है मक्का में, सरसों में, धान में, गन्ना में। जो मूसला जड़ होती है वो आपके सरसों में पाई जाती है।
सरसों के पेड़ को जब आप उखाड़ेंगे तो वहां आपको मूसला जड़ दिखेगा। एक जड़ ऐसा रहेगा जिसमें मूल रोम टाइप ढेर सारे लास्ट में उसमें लगे रहते हैं। ठीक है, तो आपका सरसों है। बरगद में पौधों की शाखाओं से लटकने वाली जड़ें होती हैं क्या? अवस्तंभ जड़ें, आरोही जड़ें, आंतरग्राही जड़ें, स्तंभ जड़ें। तो ये स्तंभ जड़ें होती हैं, इसको भी अच्छी तरीके से बताया गया है। अगला, सरसों के पौधों में पाया जाने वाला पुष्पक्रम है कौन सा? सीमाच, असीमाच, मुंडक, सूकी। तो ये आपका असीमाच है। सरसों का पौधा है, झाड़ी है, वृक्ष है, सुकाय है, शाख है। तो जो सरसों का पौधा होता है, ना तो वो झाड़ी है, ना ही वृक्ष है, और ना ही सुकाय है। ये आपका क्या है? शाख है। क्या है? शाख। दूब घास पौधा है, क्या है? विसर्पी है, अनुसर्पी है, आरोही है, बल्लरी है। तो ये आपका दूब घास पौधा जो होता है ये विसर्पी है। क्या है? विसर्पी है। चलिए अगला प्रश्न, कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है। कह रहा है कीटभक्षी पौधे का उदाहरण क्या है? नागफनी, हाइड्रिला, ड्रोसेरा, कुकुरमुत्ता। तो कीटभक्षी पौधे का जो उदाहरण होता है वो आपके ड्रोसेरा होता है। कौन सा? ड्रोसेरा है। ये कीटभक्षी पौधे हैं। ठीक है। अगला करें, निम्नलिखित में से बहुवर्षीय पौधा है। अगला, निम्नलिखित में से बहुवर्षीय पौधा है कौन सा? बहुवर्षीय पौधा पौधा कौन सा? सूर्यमुखी नहीं, सूर्यमुखी एक सीजन का पौधा है, उसको काट दिया जाता है। शलजम ये भी नहीं है। आलू ये भी नहीं है। दूब घास हाँ ये है, बहुत वर्षों तक चलता रहता है दूब घास। अगर इसको सही तरीके से पानी वगैरह मिलता रहेगा तो ये सूखेगा नहीं, इसे कटाई करते रहिए, बहुत समय तक ये पौधा चलता रहेगा। अगला कह रहा है, पत्तियों से पौध भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला ऊतक कौन सा है? जाइलम, मृतक, ड्यूरतम, फ्लोएम। तो जो पत्तियों से भोज्य पदार्थों को स्थानांतरित करने वाला जो ऊतक है वो फ्लोएम होता है। वो लेके जाता है पत्तियों से भोजन, भोज को लेके जड़ों तक जाता है, ये फ्लोएम का कार्य है। अगला, कौन सा बीज एक पत्री है? चना, मटर, सरसों, मक्का। तो कौन सा बीज है? ये आपका मक्का है। कौन सा है? मक्का है। ठीक। अगला, द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर बनता है बीज, फल, भ्रूण, भ्रूणकोश। तो द्वितीयक केंद्रक निषेचित होकर के भ्रूणकोश बनता है। क्या बनता है? भ्रूणकोश। अगला प्रश्न है, फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया होती है मूल में, मूल में, फल में, बीजांड में, जायांग में। तो ये आपके बीजांड में होता है। फूल वाले पौधों में द्विनिषेचन की जो क्रिया होती है ये किस में होती है? बीजांड में होती है। अगला, मक्का के पौधों में परागण होता है। मक्का के जो पौधे हैं उसमें परागण होता है कहाँ? कीट द्वारा होता है, कि जल द्वारा होता है, कि वायु द्वारा होता है, कि कृत्रिम रीति से होता है? तो ये वायु द्वारा होता है। मक्का के जो पौधे में परागण प्रक्रिया होती है ये वायु द्वारा होती है। ठीक। अगला, किस पौधे के पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं? याद रखिएगा, ये आपके रेफलेसिया है। कौन सा है? रेफलेसिया। रेफलेसिया पौधा ये है जो पुष्प विश्व में सबसे बड़े होते हैं। रेफलेसिया पुष्प ही ऐसा है जो विश्व में सबसे बड़े पौधे में आता है। अगला, दो अवशेषों के बीच कार्य करने वाला बल है। जो दो आवेश, सॉरी, दो आवेशों के बीच, जैसे Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, इनके बीच में जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे वैद्युत बल कहते हैं। ये एक दूसरे से आपस में आकर्षित होते हैं। ये क्या होता है? वैद्युत बल होता है। आवेश है तो मतलब वैद्युत बल ही होगा। घूमता हुआ लट्टू कौन सी गति करता है? जो घूम रहा है लट्टू वो कौन सी गति कर रहा है? जैसे इस तरीके का लट्टू होता है ना, इस तरीके का जो घूमता है ऐसे इस तरीके से, ये कौन सी गति करता है? ये घूर्णन गति करता है। घूमता हुआ लट्टू घूर्णन गति करता है। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल आकर्षण बल के रूप में कार्य करता है? विद्युतीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, इनमें से कोई नहीं। ना ही विद्युतीय बल है, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये मैग्नेटिक नहीं है, ये अभी कौन सी है? गुरुत्वीय बल। पृथ्वी से संबंधित सब गुरुत्व से ही संबंध होता है। अगला, पृथ्वी का घूमना किस गति का उदाहरण है?
तो पृथ्वी का घूमना किस गति का, रेखीय गति का, दोलन गति का, घूर्णन गति का, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का घूमना किस प्रकार की गति का उदाहरण है, घूर्णन गति का। बल का सूत्र है, बल F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, m इंटू ए। द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण कहाँ है, द्रव्यमान गुणित त्वरण ऑप्शन स सही है। सीजीएस पद्धति के अनुसार बल का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, डाइन होता है। एसआई में न्यूटन होता है, एक किलोग्राम तो है नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। ऐसा कौन सा है जो गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। पेड़ से पत्तों का गिरना, ये गुरुत्व बल का उदाहरण है। समतल पर गाड़ी को ढकेलना, नहीं, ये घर्षण बल का उदाहरण है। उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, जो चीजें ऊपर से नीचे आएंगी सब में गुरुत्व बल काम करेगा। पहाड़ से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना, ये भी गुरुत्व बल का उदाहरण है, ये भी गुरुत्व बल का उदाहरण है, ये भी है। ये समतल पर गाड़ी को ढकेलना, ये घर्षण बल का उदाहरण है। ऑप्शन ब सही है। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो खाने में शुद्ध हों, जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, जिन्हें छानकर और वाष्पित कर पृथक किया जा सके, जो विभिन्न तत्वों के मिश्रण हों। नहीं, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों। ये है। एमकेएस पद्धति के अनुसार बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, अभी बताया गया। सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। कुम्हार के चाक में जो गति होती है वो क्या कहलाती है, तो आपकी घूर्णन गति कहलाती है। कुम्हार के चाक में जो गति होती है वो घूर्णन गति कहलाती है। अगला, कोल्हू में जुड़े बैल गत करते हैं, दोलन गत, रेखी गत, घूर्णन गत, वृत्तिगत। तो जो कोल्हू में जुड़े हुए बैल होते हैं वो इस तरीके से वृत्तिगत करते हैं, वहीं घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, वृत्तिगति है। चलती ट्रेन में गति होती है रेखीगत, दोलनगत, वृत्तिगत, घूर्णनगत। तो चलती ट्रेन में जो गति होती है वो आपकी लीनियर स्पीड होती है, यानी रेखी गति होती है। अगला, एक कार जब सड़क पर दौड़ती है किस प्रकार की गति करती है। तो भैया स्वाभाविक सी बात है कि जब ट्रेन दौड़ रही है तो रेखी गति कर रही है, तो कार भी तो दौड़ेगी तो रेखी गति ही करेगी ना। तो ऑप्शन ब सही है। समय का मानक मात्रक क्या होता है, वो सेकंड होता है। क्या होता है, सेकंड होता है। द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम होता है, बताया गया। ठीक है, द्रव का आयतन मापते हैं, लीटर मापते हैं, किसमें, लीटर मापते हैं। अगला, फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का ज्ञापन आप किस घड़ी से करेंगे, कलाई घड़ी से, टेबल घड़ी से, दीवार घड़ी से, कि विराम घड़ी से। तो फुटबॉल मैच देखने के लिए समय का जो ज्ञान आप करते हैं वो विराम घड़ी से करते हैं। किससे करते हैं, विराम घड़ी से। वाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, वाष्प का द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी क्या होती है, संघनन कहलाती है। अपघटन नहीं, वाष्पन नहीं, ये संघनन है। यानी वाष्प को आप क्या करिए, ऊपर किसी बर्तन में उसको ढक देंगे, ऊपर कर देंगे, तो वो जो वाष्प जाके उस पे चिपकेगा तो वो द्रव के रूप में बदल जाएगा। तो ये संघनन है, ठंडा करना। वायु है शुद्ध पदार्थ, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक। तो जो वायु है ये विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अगला, बालू और लोहे की छीलन को अलग किया जाता है, बीनकर, फटक कर, चुंबकीय पृथक द्वारा, चाल कर। तो बालू और लोहे की छीलन को अलग किया जाता है, ये मैग्नेट द्वारा। किसके द्वारा, मैग्नेट। जब बालू और छीलन एक ही मिले हो तो मैग्नेट उसके पास ले जाएंगे, तो जो बालू, जो लोहे की छीलन रहेगी वो मैग्नेट में चिपक जाएगी और अलग हो जाएगी। अगला, समांगी मिश्रण है, पानी और बालू, बिल्कुल नहीं है। समांगी मिश्रण ये विषमांगी मिश्रण है। पानी और मिट्टी का तेल, ये भी नहीं है। पानी और चीनी, पानी और चीनी, हाँ यही है। जो समांगी मिश्रण ये घुल जाता है, इनमें से कोई नहीं, गलत है। अगला, विषमांगी मिश्रण है, चीनी और बालू, बिल्कुल चीनी और बालू ही तो विषमांगी मिश्रण हो गया, जो कभी घुलता ही नहीं है। चीनी और पानी ये तो समांगी मिश्रण है। वायु में मिश्र धातुएं, ये भी आपका समांगी है, इनमें से कोई नहीं। तो चीनी और बालू है जो विषमांगी मिश्रण है। नमक के विलयन से नमक को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है, ये चर्चा किया गया है। तो ये वाष्पन कहलाती है। ऐसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो भैया जो जो जल में घुल जाएंगे वो विलेय कहलाएंगे। जो जल में घुल जाते हैं वो विलेय कहलाते हैं। किसी द्रव पदार्थ में जब अशुद्ध मिल जाती है तो किस विधि द्वारा उसे अलग किया जाता है, क्रिस्टलीकरण, छान कर, आसवन, निथार कर। तो ये छान कर होता है। अगला, अघुलनशील पदार्थ को अलग करने की विधि क्या कहलाती है, छानना, आसवन, निथारना, क्रिस्टलीकरण। अघुलनशील पदार्थ को अलग करने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है, छानना कहलाती, नहीं माफ करिएगा, छानना नहीं, निथारना कहलाती है।
क्या कहलाती है? निथारना कहलाती है। अघुलनशील पदार्थ को अलग करने की जो विधि होती है वो निथार करके अलग करते हैं। अगला, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफिल्म में, वेज वेलिस्नेरिया में, अदरक में, सिजोटेरिया में। तो पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो ब्रायोफिल्म में होता है। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी हैं चमगादड़, एंटीलोप, यूरामैट्रिक्स, साइरन। तो ये आपका एंटीलोप होता है। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी जो होते हैं वो कौन होते हैं? एंटीलोप होते हैं। अगला, पत्ती का रूपांतरण है पत्रपल्लिका, सल्गकंद, पर्णथैली, पोड़िल मूल। तो ये पत्र कलिका होती है। जो पत्ती का रूपांतरण होता है ना, वो ये पत्र कलिका होती है। अगला, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। उभयचर प्राणी कौन से हैं? खरगोश, चूहा, कछुआ, गाय। नहीं, उभयचर मतलब जो जल और थल पे दोनों पर रह ले। तो ये आपका कौन सा है? कछुआ है। खरगोश तो केवल थल पे रह सकता है, चूहा थल पे रह सकता है, गाय थल पे रह सकता है, इन सब जल में नहीं रह सकते। अगला करें, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक हैं? निम्न में से यौगिक है कौन सा? जल है कि सोना है, पीतल है, चांदी है? तो जल आपका क्या है? यौगिक है। ठीक है। अगला, मछली में श्वास लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो मछली में सांस लेने के लिए गलफड़ा पाया जाता है। कौन सा? गलफड़ा होता है। एक गज बराबर होता है, तो एक गज बराबर कितना? 3 फुट होता है। ठीक है, याद रखिएगा इन सबको। ये सब प्रश्न 2017 में पूछे गए हैं। एक गज बराबर कितना? 3 फुट। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करने की विधि क्या कहलाती है? छानना, निथारना, तलछटीकरण, वाष्पन। तो घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करने की जो विधि होती है वो छानना, निथारना, तलछटीकरण, वाष्पन। तो ये क्या होती है? वाष्पन होती है। पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल कौन सा है? पेशी बल होता है। ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? पेशी बल होता है। विद्युत बल नहीं, चुंबकीय बल नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। यानी पहलवान को भार उठाने में लगने वाला जो बल होता है वो पेशी बल होता है। चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है बीज चोल, भ्रूण, बीजपत्र, मूलांकुर। तो चने के बीज में जो दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम होता है वो आपका क्या होता है? बीजपत्र होता है। अगला, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को अलग करने की जो विधि है उसका नाम क्या है? उसका नाम अपकेंद्रण है। क्या है? अपकेंद्रण। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को अलग करने की जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? अपकेंद्रण कहते हैं। 2018 में प्रश्न पूछा गया है, फर्स्ट सेमेस्टर। सुसुप्त पौधा कहा जाता है जड़ को, बीज को, फूल को, पत्ती को। तो जो सुसुप्त पौधा पौधा होता है वो उसे हम किसको कहते हैं? बीज को कहते हैं। 2018 में प्रश्न पूछा गया है, सुसुप्त पौधा। अगला, 1 फुट के बराबर है। कह रहा है 1 फुट के बराबर क्या है? 26.48 सेंटीमीटर, 28.48 सेंटीमीटर, 29.48 सेंटीमीटर, 30.48 सेंटीमीटर। और लगभग ऑप्शन 10 है। न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है न्यूटन का गति संबंधित कौन सा नियम है जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो ये आपका तृतीय नियम होता है। कौन सा? तृतीय नियम। बल की इकाई है अर्ग, डाइन, वाट, कैलोरी। तो बल की जो इकाई है इसमें ये अर्ग जो है ये ऊर्जा का है, वाट शक्ति का है, कैलोरी ऊर्जा का है, अर्ग कार्य का है। माफ करिएगा, अर्ग जो है आपका कार्य का होता है। हाँ शायद। और बल की जो इकाई है ये आपकी कौन सी है? ये डाइन की होती है। ठीक है, डाइन की सीजीएस मात्रक है बल का। कैलोरी ऊर्जा का है। फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, पेशी बल। फल का पेड़ से गिरना किसका उदाहरण है? तो ये आपका कौन सा है? गुरुत्व बल का है। यानी कोई चीज ऊपर से जब नीचे गिरता है तो हमेशा उसमें गुरुत्व बल कार्य करता है। बालू और लोहे की छेल को अलग किया जाता है, बताया गया है किसके द्वारा? चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा। अभी सवाल ये पूछा गया था। आगे 2019 में ये सब सारे प्रश्न आए हुए हैं। पत्ती द्वारा जनन होता है अजूबा में, बबूल में, केला में, आम में। तो अजूबा में होता है। किसमें? अजूबा में होता है। अगला, उभयचर जंतु है मेढक, मछली, चिड़िया, कुत्ता। तो उभयचर जंतु कौन सी है? मेढक है, जो जल और थल दोनों में रह लेता है। अगला प्रश्न करें, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का जो मानक मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या है? किलोग्राम। ये द्रव्यमान का मानक मात्रक
है। ठीक है, ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न 96 क्वेश्चन खत्म हुआ है। इसके बाद हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ाएंगे और अच्छी तरीके से चीजों को वहां पे समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप 96 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिए, जिससे कि जो कुछ राजन सीरीज में छूटी हो वो आपके पवन सीरीज से कवर हो जाए। ठीक है, बाकी अगर कोई किसी प्रकार की और परेशानी हो तो आप प्लीज कमेंट कर दिया करिए। और हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और अपनी एक लाइक दे करके चीजों को बता सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए।